हेलो स्टूडेंट, कल आपको वीडियो में हमने बताया था कि सेल क्या होता है, हमारे शरीर में कोशिका किस तरह से वर्क करती है, कोशिका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट हमारे शरीर का होता है। हमारे जीवन की शुरुआत एक ही कोशिका से होती है जो बाद में चल करके धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पूरे शरीर का निर्माण कर लेती है। उसका डेफिनेशन हमने बताया था, किस तरह से उसका डिस्कवरी हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा उसमें, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन क्या रहा, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। सेल थ्योरी के बारे में हमने बताया था, डिफरेंट पॉइंट जो सेल थ्योरी के होते हैं। उसके बाद एक्सेप्शन बताया था। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। कोशिका का जो संरचना होता है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस तरह का होता है। इसमें स्टूडेंट, कोशिका में जो ट्रू सेल होता है उसके 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से, जो हर कोशिका में पाए जाते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल इज सेल मेम्ब्रेन, जो पूरी कोशिका को बाहर से घेरे हुए रहता है और उसके अंदर का जो लिविंग कंपोनेंट होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या और भी ऑर्गेनेल होते हैं, उन सबको बांध के रखता है। इसके बारे में स्टडी हमको करना है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर पाया जाता है। ये भी हर कोशिका में होना जरूरी है। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जेली के तरह से भरा हुआ होता है, जेली सदृश रचना होता है। तो इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसके बारे में अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। पहला जो जनरल स्ट्रक्चर है कोशिका का, उसके बारे में जान लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल इज सेल मेम्ब्रेन। यहाँ होगा सेल मेम्ब्रेन, यहाँ भी होगा सेल मेम्ब्रेन। दिस इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल। इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। दोनों में से कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ आर सेम। फिर दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस का काम है पूरी कोशिका को कंट्रोल करना। कोशिका के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो भी फंक्शन होता है, उस सारे फंक्शन को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है, जो कोशिका के लगभग मध्य में पाया जाता है। और तीसरा पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल में भी होगा, प्लांट सेल में भी, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइटोप्लाज्म। अब तीनों के बारे में एक एक करके हम आप लोगों से चर्चा कर लेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और उसका क्या रोल होता है कोशिका के अंदर। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कोशिका का सबसे बाहरी एक कवर होता है, जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने पदार्थ होते हैं, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे बहुत सारे उसमें सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, सबको बांध करके ये रखता है। ये संरचना लिपिड और प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन को एक साथ हम लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ lipoprotein which protect
ऑल लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। प्लांट सेल में भी आप यहाँ पर देखोगे ये सेल मेम्ब्रेन होता है जो इस कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने पार्ट होते हैं इन सभी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये भी लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ था, लाइपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये मुख्य भाग होता है जो हर कोशिका में पाया जाता है, जिसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हर कोशिका में कुछ एक्सेप्शन होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके बारे में लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है। दिस स्ट्रक्चर कंट्रोल ऑल द पार्ट ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ सेल। यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। न्यूक्लियस 4 भाग का बना होता है। सबसे ऊपर एक कवर होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। उसके अंदर जिस तरह से यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है उस तरह से इसके भीतर भी जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसमें मिनरल होता है, वाटर होता है और भी चीज़ें होती हैं, साल्ट होते हैं। इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। तो ये न्यूक्लियस के बारे में हो गया। और नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल तीनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म, इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है जेली लाइक उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिला करके हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। और ये कोशिका का लिविंग पार्ट होता है। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल, जिसमें सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सभी क्रियाएं कोशिकाओं की होती हैं। तीसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। कोशिकाओं के अंदर जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनेल के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। इसको डिवीज़न ऑफ लेबर कहा जाता है कि अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं के भीतर सेल ऑर्गेनेल होते हैं, कोशिकांग होते हैं जो अलग अलग काम को करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक ऑर्गेनेल की चर्चा करेंगे। न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, इसके जस्ट ऊपर पहला ऑर्गेनेल पाया जाता है। इस तरह की रचना होती है जो नेटवर्क के रूप में फैला होता है। दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह की रचना होती है जो नेटवर्क के रूप में न्यूक्लियस के चारों ओर फैली हुई संरचना होती है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका का पहला ऑर्गेनेल है जो न्यूक्लियस के जस्ट
ऊपर पाया जाता है और नेटवर्क के रूप में चारों ओर ये फैला हुआ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। फर्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बिल्कुल इस तरह से चिकना होता है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरह से ही होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के उपरांत राइबोसोम्स या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ पर राइबोसोम लगे होते हैं, जिसके द्वारा कोशिका के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा दो काम किए जाते हैं। पहला, प्रोटीन का सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लिपिड का सिंथेसिस किया जाता है। और इसके जस्ट ऊपर एक रचना पाई जाती है जिसको हम गोल्गी एपैरेटस कहते हैं। ये भी तैरती हुई रचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही उत्पन्न हुई रचना होती है। गोल्गी एपैरेटस ये दूसरा ऑर्गेनेल होता है। गोल्गी एपैरेटस भी कोशिका का मुख्य भाग होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही उत्पन्न होता है और इसके द्वारा बहुत सी क्रियाएं कोशिकाओं के अंदर होती है। इसका खोज सबसे पहले कैमिलो गाल्गी ने किया था। सबसे पहले इसके बारे में कैमिलो गाल्गी ने बताया था कि गोल्गी एपैरेटस का मुख्य काम क्या होता है, इससे कोशिका के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। इसका मुख्य काम होता है सिक्रीशन। वैक्यूल्स के द्वारा बहुत सारे एंजाइम्स इत्यादि इसके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं और सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन इत्यादि जो भी कोशिका के अंदर सिक्रीट होने वाले भाग होते हैं वो सभी सिक्रीट करके इनके द्वारा कोशिकाओं में मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने में सहायक होते हैं। गोल्गी एपैरेटस के बाद जो तीसरा भाग है कोशिका का वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। द थर्ड ऑर्गेनेल ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। गोल्गी एपैरेटस यहाँ भी गोल्गी एपैरेटस होगा। गोल्गी एपैरेटस के बाद कहीं कहीं कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। जिसे हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। इसलिए पावर हाउस इसको कहा जाता है क्योंकि कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी यहीं से किया जाता है। इसके द्वारा जो भी भोज्य पदार्थ हैं उसको बर्न करके, जला करके एनर्जी का उत्पादन किया जाता है। इसलिए इसको
पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जिसको कोशिका एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कंट्रोल करने का काम करता है। कोलिकर 1880 में इसका खोज किए थे। F1 पार्टिकल के द्वारा कोशिकाओं से एटीपी का प्रोडक्शन होता है और एटीपी के रूप में उसको ऊर्जा को स्टोर करके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कराने का काम इसके द्वारा संपन्न कराया जाता है। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्लास्टिड होता है। इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स, जिसको हिंदी में लवक कहते हैं, ये केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का होता है और इसके द्वारा पौधे फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण इसी के द्वारा किया जाता है। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो विदाउट कलर होता है, इसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं होता है। ये प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में या लिपिड के रूप में स्टोरेज पार्ट में जाकर के स्टोर कर लिया जाता है। और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पर इसका भी आप लोग डिनोट कर सकते हो। क्लोरोप्लास्ट only found in plant cell, not found in animal cell। एनिमल सेल में ये नहीं पाए जाते हैं, केवल प्लांट सेल में ही होते हैं। प्लास्टिड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो पौधों में डिफरेंट कलर को बनाते हैं। ये मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं। ये मोस्टली जो ग्रीन पार्ट होता है पौधे का, ग्रीन पार्ट होता है उसमें पाया जाता है। और ये पौधे का जो भी कलरफुल पार्ट होता है, जैसे फ्लावर के रूप में डिफरेंट कलर के फ्लावर होते हैं, उनमें ये क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, जो मोस्टली 3 तरह का होता है। एक येलो, जिसको जेंथोफिल कहते हैं, और दूसरा रेड कलर का होता है जिसको कैरोटीन कहा जाता है। जेंथोफिल एंड कैरोटीन। तो इस तरह से प्लास्टिड्स पौधों में पाए जाते हैं और पौधों में डिफरेंट कलर को ये उत्पन्न करने का काम करते हैं। प्लास्टिड के बाद पौधों में ही एक और ऑर्गेनेल पाया जाता है, वैक्यूल। वैक्यूल यहाँ पर हमने बना रखा है, दिस इज वैक्यूल। ये मोस्टली एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं और यदि पाए भी जाते हैं तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल का कोई काम नहीं होता है। वैक्यूल का जो ऊपरी भाग होता है, इस लेयर को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। जैसे ये वैक्यूल है तो दिस इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर सेल सैप भरा होता है, प्लस जो भी डिस्पोजल मटेरियल होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है,
वह वेस्ट प्रोडक्ट इसमें भरे होते हैं। यह कोशिका की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, कोशिका के ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल होता है वो होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये मोस्टली एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य काम होता है वह ऑटो डाइजेशन होता है। जो भी कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थ होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। बाहर से भी कोई एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरस यदि हमारे शरीर में घुसता है तो उसे ये खा करके, उसे नष्ट करके एंजाइम्स द्वारा नष्ट कर लेते हैं। और जो भी डेड और वर्न आउट कोशिकाएँ होती हैं उन कोशिकाओं को भी ये मार देते हैं। इसलिए इनको हम सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। सुसाइड बैग के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। नेक्स्ट पार्ट होता है राइबोसोम। ये छोटे छोटे राइबोसोम अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं जो मोस्टली प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इनके द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है हमारे शरीर में या कोशिकाओं के भीतर। और जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है, ये भी एनिमल सेल में ही पाया जाता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये कोशिका विभाजन के दौरान एक्टिव होते हैं और कोशिकाओं को विभाजन होने के साथ साथ जब दो कोशिकाएं बनती हैं तो उनके बीचों बीच में प्लेट बनाने का काम करते हैं, या जहाँ कहीं भी मेम्ब्रेन बनाने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर ये मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं या उसे पार्टिसिपेट करने का काम करते हैं। सीलिया का फॉर्मेशन करते हैं, कोशिकाओं में फ्लैजेला का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से कोशिका का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमने आप लोगों को बता दिया। 3 भाग का कोशिका बना होता है। सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन, उसके नीचे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये मुख्य रूप से 8 ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनेल प्लास्टिड होता है जो प्लांट सेल में पाया जाता है।